बाजार के अंदर एक भले ब्रॉडर इंडाइसिस के अंदर एक रेंज देखने को मिल रही हो, लेकिन एक्चुअली नुकसान अगर आप मार्केट का डीप एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसिस में बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप वैसे परसेंटेज में भी देखेंगे तो हमने साल का निचला स्तर भी तोड़ दिया है आज स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, जो निफ्टी के अंदर है। और एक और बात, इसलिए हम ये बात उठा रहे हैं, आज का मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसी स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडाइसिस में ज़्यादातर रिटेल का पार्टिसिपेशन होता है, जिन्होंने कोविड के दौरान या पोस्ट कोविड भी कुछ खरीदारी की होगी। आज कहीं ना कहीं भले ही इंडाइसिस उस रेंज में होंगे, लेकिन ये सारे शेयर्स कहीं ना कहीं वो घाटे में लेके बैठे होंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुंज बंसल हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, साथ ही अभय जी हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, मेहमानों का, आज आपने समय निकाला, अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। पहले कुंज आपसे शुरू करना चाहूँगा। एक्चुअली होता क्या है ना, ये बात तो बिल्कुल सच है, मार्केट में कई बार देख चुके हैं कि पहले हमेशा फ्रंटलाइन शेयर्स चलते हैं या फ्रंटलाइन शेयर्स छूटते हैं, बाद में मिड कैप उसको फॉलो करता है। तो क्या इस बार ऐसा ये डाइवर्जेंस क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों है कि सिर्फ फ्रंटलाइन शेयर्स के अंदर उतनी तेज़ी से टूट नहीं हुई है जितनी मिड कैप और स्मॉल कैप पे हो गई है? ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, ये कुछ लिक्विडिटी की कमी हो रही है, ये कमोडिटीज़ का जो प्रेशर आया था वो छोटी कंपनियां झेल नहीं पाती इस वजह से हो रहा है, या बढ़ती हुई अब ब्याज दरों की चिंता ये सामने खड़ी हो गई उन कंपनीज के? जी हाँ, तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपने सही बोला कि हमें लार्ज कैप इंडेक्स इतना गिरा हुआ नहीं लग रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2021 का जो 18,500 का करीब लेवल था, वहाँ से अभी 16,000 है। तो वो करीब 14-15% ही टूटा हुआ है, उसके सामने मिड और स्मॉल कैप ज़्यादा टूट गए। पर वो एक सही पिक्चर नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट उसमें हम इंडिविजुअल सेक्टर वाइज जाएंगे तो अभी जैसे रीसेंट पास्ट में स्टील प्राइसेस में बहुत शार्पली करेक्शन हो गया और करीब करीब सेक्टर 30-40% टूट गया है। पिछले 2-3 महीने 4 महीने का आईटी सेक्टर का करेक्शन लें तो अगेन आईटी इंडेक्स मेरे ख्याल से अपने पीक से अभी करंट लेवल पे 35% टूट गया है। तो उस हिसाब से ओवरऑल इंडेक्स मेंटेन्ड है, क्योंकि कुछ एक सेक्टर या स्टॉक्स उसको टिका के रखे हुए हैं, पर बहुत सारे सेक्टर्स गिर गए हैं उतने ही जितने मिड और स्मॉल कैप भी गिर गए। तो पहली बात ये। दूसरी ये कि अगेन राइजिंग मार्केट में पहले लार्ज कैप चलते हैं, फिर मिड और स्मॉल कैप फॉलो करते हैं। इस बार लार्ज कैप इतना नहीं गिरा है, पर मिड और स्मॉल कैप ज्यादा गिर गए हैं। उसका कारण ये है कि जो सारा एक न्यूज फ्लो चल रहा था जो वैल्यूएशंस को सपोर्ट कर रहा था। न्यूज फ्लो से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे आईपीओज आ रहे थे और काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आ रहे थे। और इनफैक्ट बहुत सारे आईपीओज तो जो स्पेशली हम न्यू एज कंपनीज या टेक कंपनीज या स्टार्टअप्स बोले, फिनटेक बोले, वो लॉस मेकिंग कंपनीज के भी आए। तो वो एक वैल्यूएशन को उसने एक अलग ही रेंज में पहुंचा दिया था। दूसरा ये हो रहा था कि प्राइवेट इक्विटी का बहुत पैसा आ रहा था और वो भी नई नई कंपनीज या एग्जिस्टिंग कंपनीज के सेकंड और थर्ड राउंड में बहुत हाई वैल्यूएशन पे खरीद रहे थे। तो ये दोनों चीजें, और तीसरा एक हो रहा था कि कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस, मर्जर्स, टेक ओवर्स हो रहे थे, वो भी बहुत हाई वैल्यूएशन पे हो रहे थे। जैसे स्पेसिफिकली डायग्नोस्टिक स्पेस में एक दो बाय आउट हुए थे, वो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे हुए थे। तो ये तीनों चीजें वैल्यूएशंस को ऐसा सपोर्ट दे रही थी कि मिड और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए थे। अब ये सडनली न्यूज फ्लो खत्म हो गया है, इवेंट्स खत्म हो गई हैं और ये सारे डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल वीकनेस तो आई है। ऑफ कोर्स उसके साथ में हम लिक्विडिटी का विड्रॉल भी देख रहे हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पैसा निकाल रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर्स का अभी भी सपोर्ट है, हिम्मत करके लगे हुए हैं। पर ओवरऑल जो ये न्यूज फ्लो एक हो गया है, दूसरा लिक्विडिटी, और तीसरा रिजल्ट्स में प्रेशर, इसकी वजह से मुझे लगता है ये जो प्रेशर आया है मिड और स्मॉल कैप्स पे वो काफी शार्प आ गया है। इंटरेस्टिंग। आप वो सारे पॉइंट्स बता रहे हैं जो आजकल ट्रेंडिंग है, और यही मार्केट की एक वजह भी बन रही है कि जो ये आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है बड़े और छोटे शेयर्स के अंदर, ये साफ साफ आपको दिखेगा इन द टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज, कन्विक्शन, और अगर आप ग्राउंड चेक भी देखेंगे तो आपको ये बात साफ दिखेगी। अभय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप 18 ऑफ स्वदेश को समय दे रहे हैं, आपसे बातचीत करके अच्छा लगेगा। अभय सर, एक चीज़ मेरे को आपसे ये पता करनी है, कई बार क्या होता है ना, मार्केट में बोलते हैं कि जब भी तेज़ गिरावट आए या जब गिरावट आए तो इन अच्छे शेयर्स को लेना चाहिए। मान लीजिए उन लोगों के पास जिनके पास अभी मिड कैप या फिर इस कैटेगरी के शेयर्स नहीं हैं, उनका अच्छे समय, उनके अच्छे दिन आ गए हैं एक ट्रांच का पैसा लगाने के लिए। मैं अपने आप को इसलिए बोल रहा हूँ एक ट्रांच का, क्योंकि मैं 3 हिस्सों में पैसा लगाना चाहता हूँ। क्या एक हिस्से में पैसा इस गिरावट में छोटी मझोली कंपनियां मिड कैप स्मॉल कैप में लगाना चाहिए जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया? तो डीपी जी,
एक सीधा जवाब आपके सवाल का है, बिल्कुल लगाना चाहिए, और उसका मैं आपको कारण भी बताता हूँ। वो ये है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप में, जैसा कुंजी कह रहे थे, ज़्यादा करेक्शन है निफ्टी के बनिस्बत, और वो इसलिए है कि निफ्टी अपने हाईएस्ट लेवल पे 27 टाइम के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप जो इंडेक्स हैं एनएसई के, वो 35 टाइम्स मल्टीपल पे चले गए थे। तो अब आप देखें तो इंटरेस्टिंगली निफ्टी का मल्टीपल, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप, तीनों के मल्टीपल अब करेक्शन पे आ गए हैं 20 और 22 की रेंज में। तो और ये 10 साल का हिस्टोरिकल एवरेज भी है। तो अब जो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है, जो उनमें ओवर वैल्यूएशन का प्रॉब्लम था इन इंडाइसेस में, वो तीनों में लार्जली करेक्ट हो गया है। अब ये अपने 10 साल की मीडियन रेंज में आ गए हैं। तो अब उसके बाद कितने और नीचे गिर सकते हैं टेक्निकल फैक्टर्स की जगह से, वो कहना मुश्किल है, पर कोई ये कहे कि अब देखिए ओवर वैल्यूएशन का जो खतरा था वो तो निकल गया है। काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे स्टॉक्स हैं, ग्रोथ स्टॉक्स हैं, वैल्यू के प्राइस पे मिल रहे हैं लिटरली। तो अब अगर किसी को पैसा लगाना है तो मैं तो उसको बिल्कुल कहूंगा कि हाँ आप लगाइए, विद दिस कैविएट कि मार्केट यहाँ से थोड़ा और करेक्ट भी हो सकता है, वो कोई नहीं कह सकता। और एक दूसरा कारण करेक्शन का मिड कैप स्मॉल कैप में वो ये भी है कि ग्लोबली भी स्टॉक्स जो है मिड कैप स्मॉल कैप स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी शार्पली करेक्ट हुए हैं, तो उसका भी सब इम्पैक्ट आया है। पर जैसा हम कहते हैं, 28 साल से मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में, मैंने देखा है कि जब ऐसी शार्प करेक्शन आते हैं, जब किसी को मालूम ही नहीं होता कि किस लेवल तक करेक्शन आएगा, तो उस टाइम पे जो पैसा डिप्लॉय होता है अच्छे स्टॉक्स में, वही रिटर्न देता है अगले 5-8 साल में। तो मेरा जवाब तो बिल्कुल यही रहेगा कि अगर आप 1/3 पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं तो बिल्कुल इस लेवल पे करिए। अबे एक्चुअली मैं आपके आंसर से ही एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। देखिए, आप तो एक तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और दूसरा आप अच्छे से नोटिस भी करते हैं, फैक्चुअली भी सारी चीज़ों को देखते हैं। अभी आपने कहा अच्छे शेयरों में निवेश करना चाहिए। ये अच्छे शेयरों के अगर आप मेरे को 3 पैरामीटर्स भी बता देंगे ना, तो मेरी आप बहुत हेल्प कर देंगे। मैं को ये पता लग जाएगा अच्छे शेयर्स का डेफिनेशन में कम से कम 3-4 चीज़ें तो मेरे को मस्ट है, मेरे को देखना ही देखना है। वो जरा अच्छे शेयर्स भी बता दीजिए। आपने 3 पैरामीटर बोले हैं। फ्रैंकली मुझे लगता है कि कोई भी इन्वेस्टर है उसको मालूम होता है कि ये क्या 3, 4, 5 पैरामीटर्स हैं। अगर मैं देखूं तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले मैं देखूंगा इस समय में, स्पेशली जबकि ग्लोबली इन्फ्लेशन का कंसर्न है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो आपकी बैलेंस शीट जो है एकदम बुलेट प्रूफ होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि आपके पास प्रेफरेबली या तो डेट होनी नहीं चाहिए, नेट कैश होना चाहिए, आपको कैपेक्स की जरूरत नहीं है कि जिसके लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़े या मार्केट से लोन लेना पड़े। तो अपना बिजनेस जो आप फंड कर रहे हैं उसके लिए आपको लोन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल आपकी एकदम शॉर्ट होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ा पैरामीटर मैं ये देखूंगा। दूसरा मैं ये देखूंगा कि आपका जो बिजनेस है उसके जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी आप कितना प्राइस प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में है तो कितना आप कॉस्ट प्राइस उसको आप अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपकी बिजनेस जो है, आपका बिजनेस जो है एक लीडिंग पोजीशन में है अपनी इंडस्ट्री में, तो ये आसान हो जाता है कि आप अपना मार्जिन प्रोटेक्ट कर लें कि अगर आपकी कॉस्ट भी बढ़ी तो आपके पास प्राइसिंग पावर है। तो दूसरा मैं देखूंगा प्राइसिंग पावर, और तीसरा फिर मैं देखूंगा कि आपकी ग्रोथ कितनी है। आप कंटिन्यूसली मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है कि वो अगले 5 साल तक 5 साल 10 से 15% की ग्रोथ एटलीस्ट टॉप लाइन में दिखा सके विद सेम मार्जिन एंड नो डिटेरिएशन इन बैलेंस शीट। तो अगर ये 3 चीजें मुझे लगता है कि अगर साथ में मिल जाए किसी को और अच्छे भाव पे मिल जाए ऐसे स्टॉक, तो बिल्कुल उनको कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको ऐसा लग रहा होगा ये सवाल मैंने बिल्कुल ही बहुत ही बेसिक सा पूछ लिया, लेकिन एक्चुअली क्या सर, हमारे कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो कि अब इन्वेस्टर बन रहे हैं या फिर बनना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी एक्सपीरियंस वाले आदमी से वो चीज़ सुनने को मिलती है तो उनका विश्वास पक्का हो जाता है। इसलिए मैंने बिल्कुल ये बेसिक सा सवाल आपसे पूछा कि 3-4 चीज़ें कौन सी है जो ज़रूर देखनी चाहिए। अच्छा कुंज, मैं आपके पास एक बार वापस से लौट रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जब हम बड़े शेयर्स भी देखते हैं तो उसको हम सेक्टर्स में बहुत अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं कि अच्छा IT की कंपनीज है तो इन्फोसिस, TCS, HCL टेक है। अगर आपको ऑटोस में जाना तो मारुति M&M है। अगर हम मिड कैप कैटेगरी में भी जाएँ, मैं आप कंपनी का सिलेक्शन हो सकता है अपने पैरामीटर्स पे जाके करूं, लेकिन अगर आप मेरे को सेक्टोरियल चर्निंग के हिसाब से बता सकते हैं तो वो जरा मेरे को गाइड कीजिए कि अगर मेरे को छोटे मझोले शेयरों में बाय चांस एवरेज करने का मौका मिले, जिन्होंने पहले से ले रखा है या जो नए आना चाहते हैं,
कन्विक्शन कहाँ पे आप बुलिश रखते हैं, पॉजिटिव है, और कहाँ पे आपका थोड़ा सा स्लाइटली अभी भी डगमगाया हुआ है कि यहाँ भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए? जी हाँ, तो मैं बताता हूँ। तो सिंस स्पेसिफिकली आपने मिड और स्मॉल कैप पे पूछा है, तो मैं उसी पे फोकस रखूंगा। वेरी क्विकली मार्केट सिनेरियो जो हमें मालूम ही है उसको रिवाइज कर लें कि 8 महीने से बाजार वन वे गिर रहा है। लार्ज कैप इंडेक्स 14% गिरा है, विद इन दैट सेक्टर्स ज्यादा गिरे हैं। मिड और स्मॉल कैप जो हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा गिरे हैं, और मार्च क्वार्टर के नंबर्स में काफी प्रेशर है, टॉप लाइन में कहीं कहीं, बट बॉटम लाइन में सर्टेनली सब जगह मेनली रॉ मटेरियल हाइक की वजह से मार्जिन प्रेशर आए हैं, और उस अलॉन्ग विद मार्केट करेक्शन वो उस रीजन से भी प्राइसेस करेक्ट हो गए। तो ऐसे में अच्छे वैल्यूएशन जरूर अवेलेबल है और इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। तो सेक्टर्स पे आते हुए मुझे लगता है ऑटोमोबाइल में ऑटो ओईएम्स तो लार्ज कैप हो जाएंगे, बट बहुत सारी ऑटो एंसिलरीज, और उसमें भी इन्वेस्टर्स अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओरिएंटेड कंपनीज को ढूंढ सकें और फोकस कर सकें, जो बहुत अवेलेबल हैं और अच्छे प्राइसेस पे थी और अभी अच्छे करेक्शन हो गया है, तो मुझे लगता है एक ये सेक्टर है जहां सर्टेनली अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो गए, वैल्यूएशन करेक्ट हो गए, रिजल्ट में प्रेशर था जो शायद जून क्वार्टर में कैरी ऑन हो जाए, और उसके बाद कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो एक सेक्टर तो ये है। दूसरा सेक्टर है कि अभी भी ये जो थोड़ी बहुत मार्केट, शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई है, बट रियल एस्टेट का जो अप साइकिल लेट्स से करीब साल भर पहले शुरू हुआ था, मुझे लगता है वो एक अभी भी चालू रहेगा। रियल एस्टेट की डिमांड, जेन्युइन डिमांड थी, वो चलती रहेगी। प्राइसेस अभी भी अफोर्डेबल लेवल पे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, हालांकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी। इंटरेस्ट रेट्स मार्जिनली बढ़े हैं, थोड़े और बढ़ जाएंगे, बट फिर भी हम 4-5 साल पहले के कंपैरिजन में कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अफोर्डेबल बोरोइंग रेट है, जो एक आदमी मकान खरीदना चाहता है और लोन लेके खरीदना चाहता है उसके लिए, और रियल एस्टेट बिल्डर्स के लिए भी अगर उनको भी बाजार से पैसा उठाना है तो एक अफोर्डेबल है। तो इसलिए रियल एस्टेट रिलेटेड एंसिलरी सेक्टर्स, उसमें जैसे टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स आ गए, सैनिटरी वेयर आ गए, प्लाईवुड कंपनीज आ गई, मुझे लगता है ये एक दूसरा स्पेस है जो अच्छी अपॉर्चुनिटी, और उसी को एक्सटेंड करें तो सीमेंट में भी जो भी मिड कैप है वहां भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो ये सेक्टर्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ वीक काफी सारे सेक्टर हैं, बहुत क्विकली मैं जवाब दूं तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेक्टर है वो अभी भी थोड़ा सा प्रेशर में लग रहा है, क्योंकि गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं ग्लोबली, अभी भी बढ़ रहे हैं, और वो पास ऑन करना मुश्किल हो रहा है। पास ऑन होता है तो फिर डिमांड कम हो जाती है, तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेस है जो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर्स में रहना चाहिए। ओके कुंज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अभय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला, बातचीत की, बहुत अच्छा लगा आपसे, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब बात करते हैं मार्केट की। 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में रौनक दिखी। आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी देखी गई। निफ्टी 144 अंक चढ़कर 16,170 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी 503 अंकों की तेजी दिखी और सेंसेक्स 54,253 अंकों पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 755 अंकों की बढ़त रही। दिन भर बाजार में कैसा रहा हाल, कहाँ रही बिकवाली और कहाँ हुई खरीदारी, ये सारी बातें बता रही हमारी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद। जी देखिए, बिल्कुल आज जो एक्सपायरी थी ना, वो टिपिकल शॉर्ट कवरिंग का केस था। 2-3 सिनेरियो से जो कंबाइंड हुए। पहले तो ग्लोबली आपको एक रीबाउंड दिखा, यूएस यहाँ पर विक्स कूल ऑफ हुआ लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड में, इसी वजह से हमने देखा हम 16,200 तक के लेवल एक बार हमने टच जरूर किया आज क्लोजिंग थ्रो में, हालांकि हम क्लोज उससे नीचे हुए। लेकिन आज क्लियरली एक शॉर्ट्स जो आज मॉर्निंग से ये एंटिसिपेशन थी कि बैंक्स और मेटल, इनफैक्ट मेटल सबसे पहले, और शायद टेक्नोलॉजी, ये स्पेसेस जो है आपको एक तेज रफ्तार दिखा सकते हैं। आज बैंक्स आउट परफॉर्म किए, बैंकिंग हो, मेटल हो और आईटी हो, इन तीनों स्पेसेस ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। इसमें बैंक स्पेस में आप पीएसयू बैंक्स की बात करें, पोस्ट हमारी एक्सक्लूसिव भी एक आई थी जिसमें हमने बात की कि बैंक ऑफ इंडिया के क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने की बात है। साथ ही दूसरी बात, मेटल्स में आपको शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई दिए। तो बैंक्स में तो आपको क्लियरली पीएसयू और प्राइवेट स्पेस के सारे ही बैंक्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। मेटल में तेज रैली थी और एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा वीक होने वाले सेक्टर्स में से मेटल्स भी था। 20% तक करेक्ट हुआ है मेटल इस एक्सपायरी में, और उसका आज हमने क्लियरली शॉर्ट कवरिंग रैली इन सारे स्पेसेस में देखने को मिली। इसके अलावा एफएनओ में कौन से काउंटर्स थे जो आज तेज थे? न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट क्लियरली आपको उन काउंटर्स पे दिखा जो एफएनओ के काउंटर्स है, जो लीडिंग काउंटर्स थे जैसे कि इंडिगो, यहाँ मैनेजमेंट कमेंट्री, ग्रोथ आगे FY23 के बाद यानी अगले आने वाले समय के लिए
इंटरनेशनल बिजनेस से अच्छी ग्रोथ के एंटिसिपेशन, नंबर्स हालांकि मिले जुले थे, वहाँ आपको तेजी देखने को मिली। टोरेंट फार्मा नंबर्स का इम्पैक्ट वो बड़ा एक गेनर रहा। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, जितने भी लैब डायग्नोस्टिक काउंटर्स है वहाँ पर हमने एक तेज प्रेशर देखा पीछे के दिनों में, और वहाँ आपको क्लियरली आज के दिन भी तेजी देखने को मिली। इंडिया बिल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, M&M फाइनेंस हो, तो ट्रेडर फैंसी काउंटर्स ने भी जमकर आज परफॉर्म किया। एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा वीकनेस किन काउंटर्स में देखने को मिली, और वहाँ अनफॉर्चुनेटली रिस्पाइट कुछ इसी तरह का नहीं दिखा। डिविस लैब 3 दिन में 28% तक लूज हुआ है, और सबसे ज़्यादा वीक काउंटर जो है इस एक्सपायरी का वो डिविस लैब था। रोल ओवर के आंकड़े आ जाएंगे तब पता चलेगा कि कौन कौन से स्पेसेस में आगे भी तेज़ी जारी रह सकती है, लेकिन फिलहाल बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया, मेटल्स ने अच्छा बाउंस बैक दिया, और शायद एक कैचअप रैली का केस अब टेक्नोलॉजी में बनता है। तो ये आज का ट्रेड रहा। कल इंडिगो ने अपने नतीजे जारी किए थे और नतीजे निराशाजनक थे, यानी कि जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसे नहीं थे, कमज़ोर नतीजे देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद आज इंडिगो के शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। क्या ये तेज़ी आगे भी जारी रहेगी या मंदी देखने को मिलेगी, इसी पर बात कर रहे हैं शरद और सौमित। तो मैं पहले बुल के बारे में बताऊंगा और फिर शरद हमें अब जो नेगेटिव्स या बेयर जो है वो उसके बारे में बताएंगे। तो अगर पॉजिटिव्स में अगर हम देखते हैं इंडिगो में, तो सबसे पहला ये है कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ गाइडेंस दिया। अब उन्होंने कहा है FY23 में जो कैपेसिटी ग्रोथ होगा वो करीब 55 to 60% होगा ऑन अ YOY बेसिस, बट अगर हम प्री कोविड लेवल से देखते हैं तो 13 to 17% है। इसका मतलब ये होता है कि इंडिगो FY23 में एक वापस से डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो जो यील्ड का कॉमेंट्री था, यील्ड अब एक यील्ड का मतलब होता है पर किलोमीटर पर फेयर पैसेंजर जो कंपनी कलेक्ट करता है, उसका मतलब होता है यील्ड। अब की यील्ड के बारे में भी कॉमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी। मंथ ऑन मंथ कंटिन्यूसली वो ग्रोथ देख रहे हैं अप्रैल और मई महीने में, तो ये भी एक पॉजिटिव कॉमेंट्री अर्निंग्स कॉल से कल आई थी। उसी के साथ कंपनी क्या कर रही है, पिछले 1 साल से अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट्स है, पुराने A320 CEOs जो है उनको वो कंटिन्यूसली रिप्लेस किए जा रही है और नई एयरक्राफ्ट्स ला रही है जो कि A320 NEO है। अब ये नए एयरक्राफ्ट्स आने की वजह से कंपनी का जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है और हाई फ्यूल कॉस्ट एनवायरनमेंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ इंटरनेशनल रूट्स अभी ओपन हो गए और मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रही थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे इंटरनेशनल रूट्स पे। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल रूट्स पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डोमेस्टिक रूट से ज़्यादा है और आगे 5 साल में इंटरनेशनल रूट्स करीब 40% ऑफ द टोटल कैपेसिटी हो जाएगा इंडिगो का। अभी ये नंबर करीब 25% के आसपास है। उसी के साथ इंडिगो की अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इंडिगो की बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री में, और अभी के मार्केट सिनेरियो में एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक एयरलाइन कंपनी के लिए। तो ये सारे हैं पॉजिटिव्स और बुल केसेस इंडिगो के लिए, बट बेयर केसेस क्या है वो हमें शरद बताएंगे। जी बिल्कुल सौमी, तो सबसे पहले जो लॉसेज है ना वो बढ़ चुके हैं। अब पिछले 9 क्वार्टर्स में देखें तो 8 क्वार्टर में तो लॉसेज ही दिखे हैं, और अगर आप कोविड से देखें तो 13,000 करोड़ का टोटल कंबाइंड लॉस है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। लेकिन बेयर केस में और भी बहुत सिनारियोज है, स्पेशली जो फ्यूल प्राइसेस है वो अभी ऑल टाइम हाई पे हैं, और आंकड़े की बात करें तो 66% ग्रोथ तो ATF में दिखने मिला, और फिर अगर आगे देखें तो लगभग 35 से लेकर 40% तक जो है कॉस्ट में जो है कंट्रीब्यूशन दिखने मिला है, और ऑफकोर्स रूपी में जो है वीकनिंग है। लेकिन सौमित जो पैसेंजर लोड फैक्टर होता है वो जो है वो लोअर हुई है। और एक सिंप्लीफाई अगर वर्जन में हम बात करें तो बेसिकली अगर मैं जो है फ़्लाइट की टिकट खरीदने गया जनवरी में तो उसका अगर दाम 4,000 थी तो अब जो है लगभग 6,500 की हो गई है। तो ये जो होता है यूटिलाइजेशन उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा एयर ट्रैफिक रिकवरी वो भी कम हुई है, और जो एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री रेट है उससे कम आई है। और आखिर में अगर बेयर के सिनारियो की बात करें तो कंपटीशन में बढ़ोतरी देखने मिला है। अकासा एयरवेज जो है वो आने वाली है, गोफर्स की जो IPO है वो उसमें भी एक्सपेंशन प्लान्स की बात चल रही है, और इसके अलावा जो है अन्य जो कंपनीज़ हैं एयरलाइन कंपनीज़ की उनके बीच स्पेशली जेट एयरवेज की उनको भी जो है कमर्शियल लाइसेंस मिल गया है। तो ओवरऑल कंपटीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है एयर स्पेस में। इंटरग्लोब एविएशन और यूनाइटेड पार्सल सर्विस ने मूविन के नाम से नया जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता दानिश आनंद ने इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर JV सिंह से बात की। उन्होंने कहा कि मूविन इंडिगो और अप्स दोनों के DNA कैरी करता है। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर JV सिंह, ही इज द डायरेक्टर ऑफ इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस। सर, ईटीना स्वदेश से बात करने के लिए धन्यवाद। आज कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, आपने एक नया JV अनाउंस करा है मूविन के नाम से। तो सर, जहाँ तक इस JV की बात आती है, ये कितना बड़ा है आपके लिए? बहुत बड़ा है। इंटरग्लोब जैसे हमारी जैसी कंपनी है, हम लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं।
पर हम दो चीज़ें करते हैं, हम एक बिज़नेस के लिए लंबा व्यू लेते हैं और हम अपने बिज़नेस के लिए सॉलिड पार्टनर्स लाते हैं। सॉलिड पार्टनर्स इसलिए लाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो बिजनेसेस हैं और जो इंडिया को चाहिए वो ग्लोबल प्रैक्टिसेस चाहिए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड में हैं, जैसे यूपीएस है जो 114 साल से चल रही है, वो प्रैक्टिसेस हम यहाँ पे लाएं और यहाँ पे हम वो प्रोडक्ट्स ऐसे बनाएं विद इंडियन फ्लेवर अपने लोगों के लिए, डाइवर्स जैसे है हमारा देश चारों तरफ से, वो दोनों को हम जॉइन करके एक टॉप ऑफ द लेवल का प्रोडक्ट लाएं। हमने अपने सारे बिजनेसेस में वही किया है। लॉजिस्टिक्स आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाना है, 10 पे जाना है और ये बढ़ती जाएगी। लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन एक फंडामेंटल नीड है कंट्री की, नॉट जस्ट लॉजिस्टिक सप्लाई चेन बट टॉप क्वालिटी, हाई प्रिसिशन, रिलायबल, प्रिडिक्टेबल, ट्रांसपेरेंट इज द नीड कि ये इंडस्ट्री में है। तो हमने यही किया है। हमने वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स जो हैं, जो इस एरिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो हमारा फोकस रहेगा टेक्नोलॉजी के पास ऊपर, हमारा फोकस होगा वेंडर मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर, और हमारा फोकस रहेगा ऑन आवर ओन पीपल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा फोकस रहेगा हमारे कस्टमर्स। सर, जहाँ तक इस पूरे जेवी की बात आती है, अगर हम पेरेंट कंपनी की बात करें तो जो पेरेंट कंपनी है उनकी काफ़ी प्रॉफिटेबल और इंडिया की बिगेस्ट एयरलाइंस है करंटली, तो सर आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा क्लैश करेगा इंटरनली जहाँ तक पेरेंट कंपनी की बात आती है? नहीं, वो एक अपनी कंपनी है, उस कंपनी का अपना बोर्ड है, उस कंपनी के अपने प्लान्स हैं। सिमिलरली ये जो हमारी कंपनी है, पार्टनर्स डिफरेंट हैं, बोर्ड डिफरेंट है, एक्सपर्टीज डिफरेंट है, सो इट इज़ उससे कोई ऐसा लिंकेज नहीं है, ना किसी का एक दूसरे से कुछ लेना देना है। दोनों अपनी चलेंगी, अपने डीएनए में चलेंगी, अपने एक बोर्ड्स उनको ड्राइव करेंगी, तो उससे कोई इसका कोई ताल्लुक। और अब बात करते हैं रिजल्ट्स के। हिंडाल्को ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मुनाफा 495 करोड़ से बढ़कर 1601 करोड़ रहा। वहीं आय की बात करें तो 1,44,012 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 18,969 करोड़ रही। वहीं एबिटा 1487 करोड़ से बढ़कर 3,264 करोड़ रहा और मार्जिन 10% से बढ़कर के 17.2% रहा है। बर्जर पेंट्स ने भी अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मुनाफा 208 करोड़ रुपए से बढ़कर 220 करोड़ रुपए रहा और आय की बात करें तो आय 2026 करोड़ से बढ़कर 2187 करोड़ रुपए रही। एबिटा 335 करोड़ से बढ़कर 346 करोड़ रुपए और मार्जिन 16.5 से घट करके 15.8% रहा। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की कटौती, चीनी और गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन के चलते एफएमसीजी कस्टमर्स को राहत मिल सकती है। एफएमसीजी कंपनियां अपनी लागत में 10% तक की कमी देख रही हैं। इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि लागत में ये कमी अगर टिकाऊ रहती है तो वो आने वाले दिनों में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी पर ब्रेक लगा सकते हैं। एफएमसीजी कंपनियां पिछले 9 महीने से लगातार कीमतें बढ़ाती आई हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा के पास। कस्टमर्स कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द प्राइस हाइक्स जो वो देख रहे हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कट कर दी गई है फ्यूल में, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं और एक्सपोर्ट बैन भी लगाया गया है वीट और शुगर पे। तो एफएमसीजी कंपनीज कहती हैं कि क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कट हुआ है फ्यूल प्राइसेस पे, इसकी वजह से उनकी ओवरऑल इनपुट कॉस्ट पे काफ़ी गिरावट आएगी और अगर ये सस्टेन करता है तो कंज्यूमर्स पर भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो पिछले कुछ महीनों में एफएमसीजी कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक्स लिए हैं अपने प्रोडक्ट्स पे और ये प्राइस हाइक्स कुछ 20% तक लिए गए हैं अक्रॉस कैटेगरीज, अक्रॉस प्रोडक्ट्स। लेकिन अब एफएमसीजी कंपनीज कह रही हैं क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि एकदम नहीं होगा, आगे आने वाले कुछ महीनों में पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की कटौती के बावजूद सब्जियों के दाम घटने की जगह उनमें भारी उछाल देखा जा रहा है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रिटेल मार्केट में टमाटर सेंचुरी लगा चुका है, तो वहीं मटर, बीन्स, भिंडी जैसी बाकी सब्जियों की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। ईटना स्वदेश की संवाददाता खुशबू तिवारी ने नवी मुंबई की एपीएमसी मार्केट से सब्जियों की कीमतों का जायजा लिया।
महंगाई पर काबू करने के लिए सरकार ने ढेर सारे कदम उठाए हैं, चाहे गेहूं की एक्सपोर्ट पर पाबंदियों को लेकर हो या फिर शुगर और एडिबल ऑयल्स को लेकर भी जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसका मेन मकसद यही है कि महंगाई कम की जा सके। लेकिन मैं अभी एक APMC मार्केट में हूँ, मुंबई के, नवी मुंबई के, जहाँ पे ढेरों में दूर दूर से जो सामान आता है और थोक के भाव यहाँ से बिक्री होती है। यहाँ हम एक मार्केट चेक कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा सब्जियाँ जो है उनका दाम कितना बढ़ा है, कितना सस्ता हुआ है। और यहाँ पे जो एक बहुत ही स्टेपल सब्जी है वो है टमाटर, और टमाटर के भाव देखे जाएँ तो यहाँ थोक के भाव में भी 50 से 60 रुपये प्रति किलो ये टमाटर बिक रहे हैं। अगर टमाटर के साथ ही टमाटर के अलावा अगर बाकी सब्जियाँ देखी जाएँ तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। चाहे मटर को लेकर, मटर, बीन्स और मिर्ची, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। मटर है जो वो भी 85 से 100 रुपये किलो के प्रति आसपास थोक के भाव यहाँ बिक रहा है। बीन्स भी 100 रुपये प्रति किलो थोक का भाव चल रहा है। यानी रिटेल का भाव अगर आप जोड़ें तो अगर पेट्रोल डीजल का जो भाव है उस हिसाब से यहाँ से रिटेल पे दुकान में बेचने वाले अपने यहाँ लेकर जाते हैं तो वहाँ पे इसमें 20 से 30 रुपये की और बढ़ोतरी आप मान सकते हैं। यानी जो ओवरऑल भाव हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो आम लोग हैं जो रिटेल में भाव पे ये सब्जियां खरीदते हैं, उनके लिए सब्जियां ज़रूर महंगी हो रही हैं। खुशबू तिवारी, ETV स्वदेश। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर अब आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। दरअसल सरकार ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की नई दरों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रीमियम की नई दरें 1 जून 2022 से लागू हो जाएंगी। हालांकि इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बसों और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को छूट भी दी गई है। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है, क्योंकि सरकार ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों को बढ़ा दिया है। 1 जून से नई दरें लागू होंगी। सरकार ने, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अगर आप 4 पहिया गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो नई जो दर होंगी वो तकरीबन 23% ज़्यादा होगी, और अगर आप 2 पहिया वाहन इस्तेमाल करते हैं और वो 2 व्हीलर 75 सीसी से ज़्यादा है तो ये इंक्रीज, ये बढ़ोतरी 35% के आसपास रहेगी। तो ये एक बड़ा झटका यहाँ पर गाड़ियों के जो इस्तेमाल करते हैं उन पर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे का तर्क दरअसल ये है, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर इरिडा ने भी लगाया है, वो ये है कि पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार ये देखा जा रहा है कि जो मोटर एक्सीडेंट के जो क्लेम आ रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जो क्लेम अमाउंट है उसमें भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। तो उसके अनुपात को देखते हुए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों को भी बढ़ाया गया है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि पिछले 2 सालों में ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम कवर को नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन क्लेम अमाउंट में लगातार बढ़ोतरी के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। तो अब ये एक चुनौती होगी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी कि वो अपने सिस्टम पे फौरी तौर पे ये बदलाव करें कि नई दरें भी लागू हों, और साथ ही जिन्होंने पिछला भुगतान किया है तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसको भी वो एडजस्ट कर पाएं। तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक चुनौती है कि वो अपने सिस्टम में इस तरीके का नई दरों को शामिल करने के लिए वो मॉडिफिकेशन या बदलाव कर पाएं, क्योंकि नई दरें 1 जून से लागू होंगी, जो लगभग यहाँ से 5 से 6 दिन का ही वक्त उनके पास ये एक मोहलत के तौर पे बचा है। फिलहाल जीएसटी दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा कि इसमें आने वाले वक्त में कोई बदलाव होगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सौंपी नहीं है। वहीं दूसरी ओर एटीएफ पर भी फिलहाल जीएसटी लागू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि फिलहाल जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन के ऊपर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ है, हालांकि उसने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, लेकिन हमारे सोर्स बता रहे हैं कि अगर जीओएम अपनी रिपोर्ट सौंप भी देती है, उसके बावजूद भी मौजूदा हालात में जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन के ऊपर आगे बढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि इसके प्रयास पहले भी किए गए हैं, लेकिन पहले कोविड की वजह से इसको टालना पड़ा, और अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सप्लाई संबंधित दिक्कतें आई हैं, महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि तुरंत जो है जीएसटी में बड़े बदलाव किए जाएं दरों से संबंधित। ऐसे में अगर रिपोर्ट आ भी जाती है तो इसमें अभी केंद्र सरकार की भी दिलचस्पी नहीं है, और राज्य सरकारें भी ज्यादा दिलचस्पी इसमें नहीं दिखा रही हैं। फिलहाल जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की संभावना बेहद कम दिख रही है। जहां तक एटीएफ का सवाल है, पिछले कुछ समय से एटीएफ की कीमतें में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे हवाई किराया बढ़ गया है, कंज्यूमर को दिक्कतें आ रही है। लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि क्या एटीएफ को तुरंत जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा ताकि कंज्यूमर को राहत दी जा सके। इस मसले पर हमारे सोर्स बता रहे हैं कि फिलहाल ये भी संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अनौपचारिक तौर पर
पर एक बार ETF पर चर्चा हुई थी जीएसटी काउंसिल के अंदर, लेकिन राज्यों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। लिहाजा फिलहाल ETF को भी जीएसटी के दायरे में लाना संभव नहीं है। हालांकि एविएशन मंत्रालय अपने लेवल पर इस बात के प्रयास कर रहा है कि जिन राज्यों में वैट ज्यादा है ETF के ऊपर, उनसे अपील की जा रही है कि उसमें कमी करें, क्योंकि कई राज्यों ने इसको घटाकर 1% कर दिया है और जहां पर ज्यादा है वो राज्य भी अगर वैट में कटौती करते हैं तो कंज्यूमर को तुरंत राहत दी जा सकती है। कॉनकोर विनिवेश पर एक्सक्लूसिव खबर मिली है हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी को कि आखिर इस विनिवेश में देरी हो रही है तो क्यों, और लैंड पॉलिसी पर भी कुछ अपडेट है। चलते हैं प्रकाश के पास। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कॉनकोर के विनिवेश की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू नहीं होने जा रही है। इसमें कुछ और वक्त लग सकता है और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो रेलवे की जमीन का इस्तेमाल कॉनकोर करता है और जो लैंड लीज फीस है या रिन्यूअल से संबंधित जो प्रोसीजर्स हैं उसका समाधान अभी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि रेलवे मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। कॉनकोर को किस तरह की रियायत दी जाए ताकि उसके विनिवेश की प्रक्रिया को ज्यादा आसान बनाया जा सके, इन्वेस्टर्स को इसमें दिलचस्पी हो, इसको लेकर काफी मंथन हुआ, लेकिन इस बात पर सहमति बनी कि सिर्फ एक कंपनी को रियायत देने से इस मसले का समाधान नहीं निकलेगा। लिहाजा इस बात पर सहमति बनी है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि पहले एक लैंड लीजिंग पॉलिसी तैयार होगी। वो पॉलिसी सभी कंपनियों के लिए होगी और उसी के दायरे में कॉनकोर को भी रियायत दी जाएगी। तो सबसे पहले अब ये होगा कि पहले लैंड लीज पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसको भेजा जाएगा। एक बार कैबिनेट जब इसको मंजूर कर लेगी फिर उसी के दायरे में सभी कंपनियों को इसका बेनिफिट मिलेगा और कॉनकोर भी इसका फायदा उठा सकती है। तो पहली प्राथमिकता भी ये है कि एक जो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड लीजिंग पॉलिसी बन रही है उसको पहले मंजूरी दिलाई जाए, उसके बाद कॉनकोर के विनिवेश की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। बैंक ऑफ इंडिया में सरकार अपनी 7 से 8% की हिस्सेदारी बेच सकती है। ये हिस्सेदारी QIP के जरिए बेची जानी है। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही तक हिस्सा बेचने की योजना है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर और डिटेल्स दे रही हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, सरकार बैंक ऑफ इंडिया में 7 से 8% का स्टेक डाइल्यूट कर सकती है और ये जो रूट होगा वो QIP हो सकता है। हमें सूत्रों ने बताया है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने लेंडर को सजेस्ट किया है कि QIP रूट को चुना जाए। आपको याद होगा कि बैंक ने पहले ही अनाउंस किया था कि वो 2500 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन जो रूट था वो फाइनली डिसाइडेड नहीं था। जो ऑप्शंस थे वो थे या तो QIP रूट लेना या फिर FPO लेना, लेकिन अभी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने सजेस्ट किया है वो बोला है कि QIP रूट लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर साइज़ की बात करें तो करीब 2000 करोड़ रुपए के QIP की ये साइज़ हो सकती है। इसके लिए जो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनसे बातचीत शुरू कर दी गई है प्रिलिमिनरी लेवल पे, और साथ ही साथ कैपिटल रेजिंग कमेटी जो है वो बैंक की अगले महीने मिल सकती है इस पर जो फाइनल मुहर है वो लगाने के लिए। अगर टाइमिंग की बात करें तो ये QIP सेकेंड क्वार्टर ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो Q2 FY23 है उसमें कंप्लीट हो सकता है। बैंक ने हालांकि मेंटेन किया है कि उसके जो कैपिटल रेशियोज हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और वो ग्रोथ को ज़रूर इन्विसाज कर सकते हैं इस साल की, लेकिन ये जो शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो रही है सरकार की तरफ से वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मीट करने के लिए है, क्योंकि सरकार को 81% हिस्सेदारी से घटाकर 75% से कम की हिस्सेदारी करनी है और इसके लिए QIP रूट सजेस्ट किया गया है। सैमसंग भारत में फीचर फ़ोन बनाना बंद कर सकता है। कंपनी अब सिर्फ हाई एंड और 15,000 से महंगे फ़ोन ही भारत में बेचेगी। आखिर क्या वजह है कंपनी के इस फैसले के पीछे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी दानिश आनंद। इंडिया की बड़ी और क्राउडेड मोबाइल फोन मार्केट का एक मेजर प्लेयर सैमसंग बहुत जल्द देश में स्मार्टफोन्स पर ही फोकस करेगा और ये मानना है सूत्रों का कि कंपनी अब देश में फीचर फोन्स बनाना बंद कर देगी। इसके काफी कारण है कि सैमसंग ये कदम इंडिया में क्यों उठा रहा है। सबसे बड़ा जो फैसला लेने का कारण है सैमसंग का वो है PLI स्कीम। सरकार की जो PLI स्कीम है मोबाइल हैंडसेट्स बनाने की, उसको फुली अवेल करने के लिए कंपनी को 15,000 रुपए के ऊपर ही फोन्स बनाने हैं। तो इसके
इसके लिए ये मेजर एक ऐसा स्टेप है जो कंपनी ले रही है इसके चलते हुए। इसके अलावा देश में जहां तक एक एक्सेप्टेंस आती है फीचर फोन्स की, वो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे 4G इवॉल्व हो रहा है और 5G अराउंड द कॉर्नर है, तो उसके चलते जो लोगों का जो ज्यादा रुझान है, जो ज्यादा झुकाव है, वो अब स्मार्टफोन्स की तरफ डाइवर्ट हो गया है और फीचर फोन्स की जो डिमांड है वो देश में धीरे धीरे कम हो रही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए कि सैमसंग जो इंडिया का एक मेजर प्लेयर है और वो हर तरह के फोन्स काफी सालों से देश में बना रहा है, वो एक मेजर कदम उठाने वाले हैं और वो सिर्फ स्मार्टफोन्स पे ही फोकस करेंगे। और इसके अलावा एक और जो रीजन है इसका, वो हमको साफ इस बात से पता लगता है कि सैमसंग जो है वो डिक्सन के थ्रू वो अपना फोन्स मैन्युफैक्चर करती है, फीचर फोन्स उनसे मैन्युफैक्चर करा रही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सैमसंग का जो एक तरह से फोकस है वो फीचर फोन्स पे खत्म होते हुए स्मार्टफोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और PLI स्कीम को अवेल करने के लिए और इंडिया की मार्केट को कैप्चर करने के लिए और मार्केट शेयर बनाने के लिए सैमसंग ये बहुत जल्द एक कदम उठाने वाला है। और बहुत जल्द सैमसंग की तरफ से कंफर्मेशन आने वाली है जिसमें वो ये बताएंगे कि वो देश में फीचर फोन्स बिल्कुल बंद कर देंगे बनाना और सिर्फ स्मार्ट फोन पे फोकस करेंगे। अब देखना ये होगा कि अगर सैमसंग जैसा एक मेजर प्लेयर जो इंडियन मार्केट में काफी सालों से है, वो अगर ये कदम उठा रहा है फीचर फोन्स पर ज्यादा फोकस ना करके स्मार्टफोन पर फोकस करने पर, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देश में जो बाकी चाइनीज ब्रांड्स हैं, जो काफी इंडियन ब्रांड्स हैं, वो भी फीचर फोन्स पर कम फोकस कर सिर्फ और सिर्फ फोकस स्मार्टफोन्स या हाई एंड मोबाइल फोन्स पर करेंगे। अब हमको ये समय बताएगा कि बाकी कंपनीज इंक्लूडिंग सैमसंग ये मेजर स्टेप कब लेती हैं। कैमरा पर्सन गोपाल दत्त के साथ दानिश आनंद, ET नाउ स्वदेश के लिए। वक्त बदल रहा है, देश बदल रहा है और देश को नई ताकत और उड़ान मिल रही है। इसी कड़ी में देश ड्रोन शक्ति से बलवान हो रहा है। स्वदेश विशेष में देखिए कि कैसे देश बनने जा रहा है ड्रोनाचार्य। वक्त बदल रहा है, देश बदल रहा है और देश को नई ताकत और उड़ान मिल रही है। इसी कड़ी में देश ड्रोन शक्ति से बलवान हो रहा है, जिसको लेकर कल दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाला है ड्रोन का महामेला, जो अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव होगा। क्या है ड्रोन की ताकत, क्या है ड्रोन का भविष्य और क्या है देश की ड्रोन की अहमियत, क्या भारत दुनिया में बनने जा रहा है ड्रोनाचार्य, इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे आज फोकस। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। ये क्रांति की नई पहचान है, ये देश में ड्रोन की नई उड़ान है, ये बुलंदियों का हिंदुस्तान है। बदलते भारत की बदलती तस्वीर में शुक्रवार का दिन अहम होने जा रहा है, क्योंकि कल से दिल्ली में देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव लगने वाला है, जिसका आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री किसान ड्रोन पायलटों और ड्रोन स्टार्टअप से जुड़े 1600 से अधिक लोगों से भी चर्चा करेंगे और ड्रोन कैसे देश की ताकत बने, इस पर चर्चा होगी। वहीं प्रगति मैदान में 2 दिन तक चलने वाले इस ड्रोन महोत्सव में 70 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ड्रोन की बारीकियों को बताएंगे। इससे पहले भी ड्रोन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार कोशिशें कर चुकी है। फरवरी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 100 शहरों में किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया था, जिसके जरिए किसान फल, सब्जियां और फूल जैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने और खेतों में छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना सीख रहे थे। हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल, फूल बाजार भेज सकते हैं। किसानों का सामान बाजार पहुंचेगा तो उनकी आय भी बढ़ेगी। फिलहाल देश में ड्रोन स्टार्टअप की संख्या 200 से ज्यादा है और अगले 2 सालों में ये तादाद कई गुना बढ़ सकती है। देश में ड्रोन सेक्टर बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये सेक्टर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जो यूजर्स को बड़ी सहूलतें मुहैया करवाएगा, जिसका इस्तेमाल मेडिकल ही नहीं, फूड डिलीवरी और किसानों की फसलों में छिड़काव के लिए होने लगा है। यानी घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। इसके अलावा ड्रोन का नया मार्केट भी बन रहा है, जिसमें कई लोगों को अपना बिजनेस खड़ा करने का मौका मिलेगा। वहीं ड्रोन पायलट के तौर पर भी रोजगार के नए मौके पैदा होने लगे हैं। साथ ही इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार को भी ड्रोन में नया भविष्य और रेवेन्यू नजर आ रहा है। यही वजह है कि ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। चेन्नई स्थित गरुड़ एरोस्पेस ऐसा स्टार्टअप है जो अगले साल तक ड्रोन सेक्टर का पहला यूनिकॉर्न बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
अगले 2 सालों में 1 लाख ड्रोन का निर्माण ये कंपनी करेगी। वहीं ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ड्रोन नियमों में काफी ढिलाई दी है, जिसके तहत सभी ड्रोन्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन के रखरखाव के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। माइक्रो नैनो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। वहीं रेगुलेटरी मंजूरियों को आसान बनाने के लिए ड्रोन प्रमोशन काउंसिल बनेगा, जो DGCA ड्रोन ट्रेनिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करेगा। ड्रोन उड़ानों के लिए ट्रेनिंग और परीक्षा ड्रोन स्कूलों में कराई जाएगी। रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क को भी घटा दिया गया है। माइक्रो ड्रोन, नैनो ड्रोन के लिए किसी पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। साथ ही नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। फिलहाल भारत में ड्रोन इंडस्ट्री करीब 5,000 करोड़ रुपए की है। उम्मीद है कि भारत में ड्रोन इंडस्ट्री अगले 5 सालों में 10 गुना तक बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए की हो सकती है, जिससे लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब ड्रोन सेक्टर में भारत दुनिया भर में अगुवाई करेगा। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर हमने इस रिपोर्ट में खास बात बताई है कि किस तरह से भारत इस ड्रोन की पूरी योजना को लेकर आगे बढ़ रहा है, कैसे हर सेक्टर में इसका दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार ने देश में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और सरकार की आखिर क्या है योजना, बारीकी से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित भी जुड़ गए हैं, जो बहुत ही क्लोजली इस पूरे महोत्सव को भी ट्रैक कर रहे हैं। तो समीर, बताएं, यहाँ पर कल महोत्सव होने जा रहा है, किन किन मायनों से ये खास है? ड्रोन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कितना बढ़ावा मिलता हुआ हम देख रहे हैं भारत में इसको? जी बिल्कुल, पूरी ड्रोन इंडस्ट्री का अगर हम देखें तो पिछले 2 से 3 साल में उसको जबरदस्त उड़ान देने के लिए सरकार ने 3 मोर्चों पर कदम उठाए हैं। सबसे पहला पॉलिसी सपोर्ट, यानी कि सरकार ने ड्रोन को इसके लिए पूरा जो पॉलिसी मैकेनिज्म है उसको काफी लिबरलाइज किया है, रेड टेपिज्म को हटाया है, पूरा सरल बनाया है कि ज्यादा आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है और अगर आपके पास ड्रोन है तो आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे। ये एक सरलता पॉलिसी फ्रंट पे सरकार लेकर के आई है। दूसरी बात यह है कि इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम लेकर के आई ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट को लेकर के 120 करोड़ की PLI स्कीम है, जिसके लिए फाइनल लिस्ट लगभग जारी होने वाली है। और तीसरा सपोर्ट यह है जो सरकार ने दिया है कि ड्रोन के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है, यानी कि घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। तो ये 3 बड़े मोर्चों के जरिए सरकार ड्रोन इंडस्ट्री को जरूरी सपोर्ट भी दे रही है और उसको बढ़ने के लिए जरूरी माहौल भी बना रही है। अब ये जो ड्रोन महोत्सव होने जा रहा है ये बहुत अहम है, अहम इसलिए क्योंकि इसमें कई अपने आप में खूबियां या दिलचस्प बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली दफा देश के प्रधानमंत्री ये संभावित है कि वो एक ड्रोन को उड़ाएं, उसको ऑपरेट करें। तो ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए पहली दफा होगा कि वो ड्रोन पर अपना हाथ आजमाएंगे। तो इसके जरिए प्रधानमंत्री संदेश ये देना चाहते हैं कि वो इस नई तकनीक को ये सरकार बढ़ावा देना चाहती है। दूसरी बात यह है कि इस ड्रोन महोत्सव में आप ये समझ लीजिए कि 100 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट, 40 से ज्यादा अलग अलग डिप्लोमेट्स, 20 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे। राज्यों की तरफ से जो प्रपोजल आए हैं वो प्रपोजल भी कई बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा जो 1600 पार्टिसिपेंट अलग अलग यानी कि डिग्निटरीज के रूप में वो शामिल होंगे। तो ये एक बड़े पैमाने पे ड्रोन महोत्सव हो रहा है और इसके पीछे का मकसद यही है कि जो अलग अलग प्लेयर्स हैं ड्रोन इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वो साथ आकर के एक उनके अगर कोई न्यू आइडियाज़ हैं तो उस पर वो डिस्कशन कर पाएंगे और इसको अगर वो आगे लेकर के जाएंगे, यानी कि सब लोग साथ आकर के अगर ड्रोन इंडस्ट्री को आगे लेकर के जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक बहुत अहम इवेंट यहाँ पर हो रहा है और जिसमें सरकार पूरी तरीके से मदद करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल समीर, आपने पूरी डिटेल्स यहाँ पर बारीकी से दी है। तो देश में हम ड्रोन की तरक्की की तस्वीर उभरती हुई देख रहे हैं और किस तरह से ये पूरा सेक्टर, ये पूरी इंडस्ट्री भारत के तमाम सेक्टर्स में अपना योगदान दे सकती है, किस तरह से भारत के तमाम सेक्टर्स ड्रोन इंडस्ट्री को और ड्रोन के इस्तेमाल को अपना रहे हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ ड्रोन के 2 दिग्गज मैन्युफैक्चरर और स्टार्टअप आज जुड़ गए हैं इस चर्चा में। ब्रजेश पांडे, फाउंडर गरुड़ा UAV, अंकित कुमार, CEO स्काई एयर मोबिलिटी। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, ब्रजेश जी और अंकित। ब्रजेश, सबसे पहले तो ड्रोन महोत्सव कैसा आपको लग रहा है, भारत में हो रहा है, ये पहल को आप कैसे देखते हैं, कितना बढ़ावा मिलेगा, कुछ बताएं उसके बारे में, कितना उत्साह है? अभी ये ड्रोन महोत्सव हमारा 2019 में हुआ था लास्ट टाइम और आप बिकॉज ऑफ कोविड काफी डिले हुआ। इसके बाद हम अब 3 साल के बाद फिर से इस तरीके का कोई बहुत बड़ा इस तरीके का इवेंट होने जा रहा है।
और अभी आई थिंक इंडिया में ऐसा कोई बड़ा इवेंट अभी तक नहीं हुआ था। कुछ एक्सपोज हुए हैं, बट इतना बड़ा स्केल पे कभी कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें पीएम खुद आ रहे हैं एंड सारे मिनिस्टर साथ में आ रहे हैं, तो हम लोग काफी एक्साइटेड हैं। हम 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारा गैसोलीन ड्रोन लॉन्च होगा, हमारे BLDC मोटर्स हम जा रहे हैं लॉन्च करने, और गरुड़ा UAV सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में है, तो एक काफी एक्साइटेड है। उत्साह की आपने बात की, प्रोत्साहन की आपने बात की, वही मकसद है इस ड्रोन महोत्सव का। लेकिन अंकित से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अंकित बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी है जहाँ पर आपकी कंपनी का भी नाम आया है, आपके तमाम क्लाइंट्स के साथ आपने टाई अप किया है, जहाँ पे आप ड्रोन सर्विसेज भारत में उनको मुहैया करा रहे हैं। कुछ अपने क्लाइंट लिस्ट के बारे में बताइए, किस किस तरह के सेक्टर से आपको रिक्वायरमेंट आ रही है, किस किस तरह से, क्योंकि हेल्थ सेक्टर सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा। आपके जो पैथोलॉजी लैब की जो सर्विसेज होती हैं, न सिर्फ टेस्टों के लिए आपको ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि दवाइयाँ आपको जल्दी डिलीवर हो जाएगी। आने वाले वक्त में हम तमाम तरह के जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं उनके तरफ से भी इसका इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। आपकी क्लाइंट लिस्ट में भारत के लिहाज से कौन कौन से सेक्टर्स हैं और कौन कौन सी दिग्गज कंपनियाँ हैं? थैंक यू श्वेता फर्स्ट मुझे इनवाइट करने के लिए अपने शो पे। ये जो अभी माहौल बना हुआ है भारत ड्रोन महोत्सव का, ये मेरा अनुमान है कि ये पिछले साल हो जाना चाहिए था। इंडिया जो आज जिस स्टेट में है और आज जिस कंडीशन में है, ये किसी भी लिहाज से लीडर से कम नहीं है ड्रोन इंडस्ट्री का। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2030 तक इंडिया को ड्रोन हब बनाना, ये हमारा एक संकल्प है। हमारा एक स्काईएयर का एक विजन है। 2025 तक हम इंडिया को ड्रोन डिलीवरी के क्षेत्र में सबसे आगे बनाना चाहते हैं। इंडिया आज की तारीख में इंडिया 12वीं कंट्री है दुनिया में और तीसरी कंट्री है एशिया में जहां ड्रोन डिलीवरी के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। जब ये नई पॉलिसी आई है, बहुत ज्यादा खुल के पूरी इंडस्ट्री बाहर आई है। और मैं आपको बताता हूं कि हम आज के डेट में 18 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। 18 में से 11 क्लाइंट्स हमारे ये सारे हेल्थ केयर सेक्टर से हैं, जिसमें बहुत दिग्गज नाम शामिल हैं जो कि हॉस्पिटल के चेन्स आज के डेट में रन करते हैं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल हमने एस्टर के साथ एक ट्रायल किया है। एस्टर में हम डायग्नोस्टिक सैंपल के अलावा मेडिसिन डिलीवरी भी कर रहे हैं। हमने बैंगलोर में किया है, हमने बाकी लोकेशंस पे भी हमारे प्लान्स हैं कि हम किस तरीके से लार्ज स्केल में हर जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं और एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक एक ऐसी सेगमेंट उभर के आई है जिसका हमें कभी अनुमान नहीं था। जब हमने शुरुआत की थी 2020 में इस कंपनी की, तो हमारा फोकस था वैक्सीन, ब्लड पैकेट्स, मेडिसिन और फूड या बाकी और दूसरे तरह की पैकेजेस का। डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी सैंपल्स का जो एक इंडस्ट्री उभर के सामने आया, जो एक्सेप्टेबिलिटी मिली है ड्रोन डिलीवरी को, वो अपने में काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से इंडस्ट्री ने वेलकम किया है और जिस तरीके से उनको दिखा है कि ड्रोन डिलीवरी से कितना बेनिफिट हो सकता है, सिर्फ टाइम सेविंग की बेनिफिट नहीं हो रही है। टाइम तो हम अभी एवरेज आपको बताऊं तो टाइम तो हम लगभग 50% सेव कर रहे हैं कंपेयर टू कन्वेंशनल मैकेनिज्म के। लेकिन कॉस्ट जो सेव हम कर पा रहे हैं, कॉस्ट वेरिएशन जा रही है 10% से 40% डिपेंडिंग ऑन कौन सी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। आपने हाल फिलहाल सुना होगा हमने स्विगी के साथ भी कोलैबोरेशन किया है। स्विगी ने हमें सेलेक्ट किया है ग्रोसरी डिलीवरी वगैरह के लिए। उसी तरीके से हम बाकी कंपनीज के साथ भी ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के क्षेत्र में जितनी कंपनीज हैं हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं। सो ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से उभरते आ रही है और बहुत ही नए नए तरीके की चीजें इस इंडस्ट्री में हो रही है आज के डेट में। योगी सरकार ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी विधानसभा में बजट पेश करते हुए इसे यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया। योगी सरकार ने इस बार 6,15,518 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया है। बजट में किसान कल्याण, महिला उत्थान, बाल कल्याण और जॉब क्रिएशन पर खासा फोकस दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य दिखा रहा है। कुशल वित्तीय प्रबंधन के तहत यह हमारा इस बजट के बाद भी 3.96% ही रहेगा। हम 4% से भी कम पर आज भी है। बजट का दायरा बढ़ा, प्रदेश के अंदर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम हुए, निवेश की नई नई संभावनाओं को हम लोगों ने नई पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये प्रदेश की कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना है। आज विधानसभा में उत्तर प्रदेश का 2022-23 का बजट प्रस्तुत हुआ है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को, अपने अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी ने हैदराबाद में एक रैली को संबोधित किया और इसमें उन्होंने परिवारवाद पर सीधा निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। रैली में पीएम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार साम दाम दंड भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे कि तेलंगाना तेजी से विकास की रफ्तार पकड़े। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों को लेकर आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार आमने सामने है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार विश्वविद्यालय के चांसलर्स को लेकर जल्द ही विधानसभा में एक संशोधन बिल लाने वाली है, जिसके बाद राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री विश्वविद्यालयों में चांसलर बन जाएंगे। आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बता दें कि काफी समय से विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर बंगाल में रस्साकसी की खबरें सामने आई थी। बंगाल की ममता सरकार ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर बिना राज्य सरकार की सहमति के कई कुलपतियों की नियुक्ति पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद अब राज्यपाल की शक्तियां कम करने के लिए ममता सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों को अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए देखते रहिए ET Now स्वदेश।